नमस्कार, मैं हूं किशोर। एडवांस नर्सिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब एक वोमेन प्रेगनेंसी अचीव करता है तो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस देखने लगते हैं। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो इंटरनली होते हैं, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो एक्सटर्नली होते हैं और हम लोग उसको नोटिस कर सकते हैं। प्रीवियसली हमारा जो ओबीजी का क्लासेस हुए हैं उसमें हम लोग डिस्कशन किए हुए हैं इम्प्लांटेशन, रिगार्डिंग फर्टिलाइजेशन, ये सब कुछ हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। उसके बाद अगर प्रेगनेंसी होता है तो बॉडी में क्या क्या चेंजेस दिखने लगते हैं वो आज हम इस टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो इसी पॉइंट पे बेस है कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या दिखने लगते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो आज का हमारा टॉपिक है फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इस टॉपिक में आज हम लोग सिस्टमेटिकली वन बाय वन कौन सा सिस्टम में क्या क्या चेंजेस अपीयर होता है, क्या क्या चेंजेस देखने लगता है, इट में भी इंटरनल और इट में भी एक्सटर्नल, वो सब हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अगर वीडियो को आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फर्स्ट हम डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है और वाइटल रोल प्ले करता है ह्यूमन बॉडी के लिए। उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या होता है, हमारा जो बॉडी का सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम होता है, प्लाज्मा, आरबीसी, ये सब लगभग 40 से 50% तक बढ़ जाता है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल वैल्यू। ओके, नॉर्मली हमारा सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम जो होता है, प्लाज्मा जितने होते हैं और आरबीसी का काउंट जितना होता है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लगभग 40 से 50% तक बढ़ जाता है। अगर ये सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम, प्लाज्मा, आरबीसी ये सब बढ़ते हैं तो इनके लिए क्या चाहिए, आयरन का रिक्वायरमेंट चाहिए। ओके, आयरन का रिक्वायरमेंट होता है। आयरन का रिक्वायरमेंट अगर ठीक से फुलफिल हो गया तो ठीक है, अगर आयरन का रिक्वायरमेंट ठीक से फुलफिल नहीं होता तो दिस आयरन डिफिशियंसी में लीड्स टू फिजियोलॉजिकल एनीमिया। ओके, अगर आयरन का रिक्वायरमेंट ठीक से फुलफिल नहीं हो पाया तो क्या हो सकता है, फिजियोलॉजिकल एनीमिया देखने के लिए मिल सकते हैं। तो जैसे ही एनीमिया का बात आता है तो आप लोगों को पता है कि एनीमिया मेनली टू टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज पैथोलॉजिकल एनीमिया एंड सेकेंड वन इज फिजियोलॉजिकल एनीमिया, जो कि हेमाटोलॉजिकल डिजॉर्डर्स में हम लोग विस्तार से देखेंगे। ओके, डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट होता है हार्ट साइज इंक्रीजेस एंड स्लाइटली एलिवेटेड अपवर्ड टू द लेफ्ट साइड। हार्ट साइज, जबकि सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करता है और कैपिलरी मूवमेंट भी इंक्रीज करता है, तो क्या होता है, हार्ट में थोड़ा सा साइज इंक्रीज करता है स्लाइटली, वो भी ज़्यादा नहीं। ओके, और क्या होता है, ये जो हार्ट होता है वो लेफ्ट साइड में अपवर्ड थोड़ा सा मूव हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यूटेरस जो होता है वो एनलार्ज होता है, क्योंकि बेबी उसके अंदर ग्रो कर रहा होता है, इसीलिए यूटेरस थोड़ा सा एनलार्ज होता है। यूटेरस एनलार्ज होने के साथ साथ वो क्या करता है, डायफ्रागम का डिस्प्लेसमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है। यूटेरस अगर बढ़ जाएगा, सपोज मान लीजिए ये हमारा डायफ्रागम है। ओके, ये हो गया हमारा यूटेरस। जब ये एनलार्जमेंट होगा, यूटेरस का एनलार्जमेंट होगा, तो अब ये क्या करेगा, डायफ्रागम को थोड़ा सा मूव करवाएगा। ओके, ये डायफ्रागम को थोड़ा सा मूव करवाएगा। अगर डायफ्रागम मूव होता है तो ये क्या करेगा, हार्ट को थोड़ा सा स्लाइटली लेफ्ट अपवर्ड साइड में मूव करवाता है। इसी के कारण डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए मिलते हैं हार्ट का। ओके, देन वोमेन्स पल्स रेट में इंक्रीज अबाउट 10 to 15 बीट पर मिनट। जो प्रेग्नेंट लेडी, उसका जो पल्स रेट है वो लगभग 10 से 15 बीट्स पर मिनट इंक्रीज हो जाता है। रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर में ओकर्स। ओके, और क्या होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर तक उसका जो बीपी होता है, प्रेग्नेंट लेडी का जो बीपी होता है वो सेकंड ट्राइमेस्टर तक धीरे धीरे डिक्रीज करता है, बट थर्ड ट्राइमेस्टर तक वो इंक्रीज करता है। इंक्रीजमेंट इतना भी ज़्यादा नहीं होता कि वो नॉर्मल लेवल से ऊपर हो जाए। सेकंड ट्राइमेस्टर तक डिक्रीज करेगा, उसके बाद जो इंक्रीज करता है थर्ड ट्राइमेस्टर तक जो इंक्रीज करता है वो लेवल भी इंक्रीज होने के बाद भी वो लेवल विद इन नॉर्मल रेंज रहना चाहिए, नॉर्मल लेवल से ऊपर नहीं जाएगा। ओके, नहीं तो हमारा प्री एक्लम्सिया और एक्लम्सिया जैसे कंडीशन अराइज हो। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या चेंजेस देखने के लिए मिल सकता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, जो हमारा ऑक्सीजन कंजप्शन है, ऑक्सीजन कंजप्शन लगभग 15 से 20% तक इंक्रीज करता है। ओके, क्योंकि सर्कुलेशन बढ़ रहा है, सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है। वो जब ब्लड, इतना सारा ब्लड कैपिलरी में जाएगा या टिश्यू या सेल्स में जाएगा, उसके लिए क्या चाहिए, विदाउट ऑक्सीजन
उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, तो उसको ऑक्सीजन कैरी करके लेके चलना है ब्लड सेल को, इसीलिए क्या होता है ऑक्सीजन कंजप्शन भी 15 से 20% तक बढ़ जाता है। ओके, और जो हम डिस्कशन कर रहे थे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, डायफ्रागम इज एलिवेटेड बिकॉज ऑफ एनलार्ज यूटेरस। ठीक है, यूटेरस का एनलार्जमेंट होता है, इसीलिए डायफ्रागम थोड़ा सा एलिवेटेड होता है, जो कि हमारा हार्ट को थोड़ा सा अपवर्ड पुश करता है। सो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ में ओकर, ये डायफ्रागम एलिवेट होने के साथ साथ क्या देखने के लिए मिल सकता है, इसके साथ साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने के लिए मिल सकता है। रेस्पिरेटरी रेट रिमेन्स अनचेंज और स्लाइटली इंक्रीज। रेस्पिरेटरी रेट जो होता है, रेस्पिरेटरी रेट वो आइदर अनचेंज रहता है, मतलब उसमें कोई परिवर्तन दिख नहीं सकता, और अगर दिखेगा भी तो स्लाइटली बढ़ा हुआ दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट जीआई सिस्टम। प्रेगनेंसी के टाइम में जीआई सिस्टम में क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं। नोजिया और वॉमिटिंग देखने के लिए मिल सकते हैं। क्यों देखने के लिए मिल सकते हैं? ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन व्हिच इज सबसाइड बाय द 3rd मंथ। ओके, ये जो नोजिया और वॉमिटिंग ये लगभग 3रे महीने तक धीरे धीरे सबसाइड करता है, और ये कम होने के बाद, ठीक है, और भी बहुत सारे चेंजेस देखने लगते हैं, जैसे कि पुअर एपेटाइट, ऑल्टरेशन इन स्मेल एंड टेस्ट, कंस्टिपेशन, फ्लैचुलेंस एंड हार्ट बर्न में ओकर। ठीक है, तो ये सब चीज़ क्यों देखने के लिए मिलता है? क्योंकि हम लोगों को पता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, 2 हार्मोन मेनली सीक्रेट होते हैं, वो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ये 2 हार्मोन बॉडी का सारा चेंजेस के लिए मेनली रेस्पॉन्सिबल रहते हैं। मैक्सिमम चेंजेस के लिए यही 2 हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रेस्पॉन्सिबल रहते हैं। ओके, तो ड्यू टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज करता है या लेवल बढ़ जाता है, उसमें क्या होता है, वो गैस्ट्रिक मोटिलिटी को कम कर देते हैं। गैस्ट्रिक मोटिलिटी को कम करने के कारण क्या होता है, हमारा जो स्टोमक है वो ठीक से एम्प्टी नहीं हो पाता। इसका मतलब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। ये हमारा स्टोमक हो गया। ओके, ये जो हमारा है स्टोमक है, हम लोग खाना खाए हैं, ये हमारा खाना है। ओके, अगर ये खाना आफ्टर डाइजेशन धीरे धीरे यहाँ से एम्प्टी नहीं होगा, खाली नहीं होगा स्टोमक, तो क्या लगेगा, पेट भरा हुआ सा लगेगा, इसका मतलब भूख नहीं लगेगा। पुअर एपेटाइट, अल्टरेशन इन स्मेल एंड टेस्ट, कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन देखने मिल सकता है, और क्या होगा, गैस बनने लगेगा पेट में, जिसको हम एसिडिटी भी बोल सकते हैं। तो पेट में फ्लैचुलेंस और हार्ट बर्न जैसे कंडीशन अपीयर हो सकते हैं। ओके, और क्या होगा, नोजिया और वॉमिटिंग बताया मैंने क्यों होगा, क्योंकि ह्यूमन कोरियन गोनाडोट्रोपिन रिलीज होता है, इसके लिए नोजिया और वॉमिटिंग जैसा कंडीशन देखने के लिए मिल सकता है, जो कि लगभग 3रे महीने तक सबसाइड हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, हेमोरेड ड्यू टू इंक्रीज वेनस प्रेशर। ठीक है, जब वेनस प्रेशर कार्डियक मतलब सर्कुलेटरी ब्लड का इंक्रीज हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए क्या देखने के लिए मिल सकता है, वेनस प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। वेनस प्रेशर बना रहता है और उसी के कारण हेमोरॉइड का कंडीशन अपीयर हो सकता है। और क्या होगा, गम टिश्यू स्वोलन एंड इजीली ब्लीड और टाइलिजिम ड्यू टू एक्सेसिव एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन लेवल। मैं बताया आपको कि जो भी सारे चेंजेस देखने लगते हैं या बॉडी में दिखते हैं, अपीयर होते हैं, वो मैक्सिमम चेंजेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है, ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। अच्छा, इसमें गम टिश्यू स्वोलन क्यों होते हैं और ब्लीडिंग क्यों होता है? टाइलिजिम का मतलब समझते हैं, इसका मतलब है एक्सेसिव सलाइवा सिक्रेशन। ठीक है, टाइलिजिन का मतलब है एक्सेसिव सलाइवा सिक्रेशन होता है मुंह से, उसको हम टाइलिजिम बोलते हैं। ओके, तो गम टिश्यू स्वोलन क्यों होते हैं और इजीली ब्लीड क्यों करते हैं? वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारा जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रहता है, एस्ट्रोजन मेनली कॉज करता है फ्रीक्वेंट वास्कुलर सर्कुलेशन। ओके, एस्ट्रोजन क्या कॉज करता है, वास्कुलर सर्कुलेशन को फ्रीक्वेंट कर देता है, मतलब बहुत तेज कर देता है। और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, वो ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। डायलेटेड ब्लड वेसल जबकि रहते हैं, वो हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, उस टाइम गम में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए बहुत ही एक वल्नरेबल टाइम हो जाता है, सूटेबल टाइम हो जाता है बैक्टीरिया के लिए। दैट्स वाई बीच बीच में कभी कभी गम में स्वेलिंग होता है और
हमारा जो गम है उसमें से ब्लीडिंग आ जाता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन ये इंक्रीज करता है इन फर्स्ट एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन इंक्रीज करता है फर्स्ट एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में। क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज ब्लैडर सेंसिटिविटी एंड प्रेशर ऑफ एनलार्ज यूटेरस। ठीक है, ब्लैडर सेंसिटिविटी बढ़ जाता है, दैट मीन्स जब भी यूरिन उसमें फिलअप होने लगता है, थोड़ा सा यूरिन फिलअप होते ही क्या होता है, यूरिनेशन होता है। ओके, अर्ज होता है, यूरिनेशन का अर्ज होता है ओमेन को, तो इसीलिए वो बार बार पिशाब जाते हैं। ओके, यूरिनेशन करने जाते हैं। और क्या होता है, एनलार्ज यूटेरस का प्रेशर आता है ब्लैडर के ऊपर, ये भी एक कारण होते हैं जिसके कारण फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर में फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन इंक्रीज करता है। और क्या होता है, डिक्रीज ब्लैडर टोन एंड इंक्रीज ब्लैडर कैपेसिटी इन रेस्पॉन्स टू हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लैडर टोन एंड ब्लैडर कैपेसिटी, क्या होता है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ब्लैडर टोन, मान लीजिए सपोज आप एक बैलून में पानी भर दिए, बैलून जो होता है वो मान लीजिए यूरिनरी ब्लैडर है। ओके, जब हम पानी डाल रहे हैं इसका मतलब उसमें यूरिन फिलअप हो रहा है। तो जब हम बैलून में पानी डालेंगे तो क्या होगा, बैलून धीरे धीरे स्ट्रेच होता है, ये उसका नॉर्मल फंक्शन है, नॉर्मल कैरेक्टर है। ओके, उसका बैलून का जो वाल है वो ऐसे बनाया गया है कि उसमें अगर कोई भारी भरकम चीज़ या कोई हैवी वाला चीज़, चाहे वो पानी हो कुछ हो, उसका मास गेन करेगा अंदर, तो वो क्या होगा, उसका जो वाल है वो धीरे धीरे स्ट्रेच होता है। वही फंक्शन ब्लैडर में होना चाहिए। ठीक है, जब ब्लैडर में धीरे धीरे यूरिन भरने लगता है तब ब्लैडर का जो वाल है वो स्ट्रेच होना चाहिए। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान और ये इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन के कारण क्या होता है, ब्लैडर का जो साइड वाल है वो स्ट्रेच नहीं हो पाता, वो हार्ड हो जाता है। ये होता है ब्लैडर टोन। और ब्लैडर कैपेसिटी क्या होता है कि वो ब्लैडर में कितना अमाउंट का यूरिन भर सकता है, वो होता है ब्लैडर कैपेसिटी। समझ में आ गया व्हाट इज ब्लैडर टोन और ब्लैडर कैपेसिटी। ब्लैडर टोन का मतलब होता है कि वो स्ट्रेच होना, उसका जो स्ट्रेचिंग कैरेक्टर है, ठीक है, ब्लैडर वाल का जो स्ट्रेचिंग कैरेक्टर है वो होता है ब्लैडर टोन। और ब्लैडर कितना क्वांटिटी का यूरिन वो होल्ड कर सकता है वो होता है ब्लैडर कैपेसिटी। तो इसमें क्या होता है, ब्लैडर टोन जो होता है वो डिक्रीज करता है, दैट मीन्स ब्लैडर का वाल वो स्ट्रेचेबल नहीं हो सकता, इतना ज़्यादा स्ट्रेचेबल नहीं होता है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। बट ब्लैडर कैपेसिटी इंक्रीज करता है, दैट मीन्स पहले के मुकाबले प्री प्रेगनेंसी स्टेज में वोमेन जितना टाइम तक अपना यूरिनेशन रोक के रख सकता है उससे कहीं ज़्यादा टाइम, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो यूरिन रोक सकता है। ठीक है, मतलब उसमें यूरिन फुलफिलमेंट ज़्यादा होने लगता है, यूरिन का क्वांटिटी ज़्यादा आ जाता है ब्लैडर में। ये क्यों होता है, दीज आर ड्यू टू द इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट हम देखेंगे अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या चेंजेस होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड मेटाबॉलिक फंक्शन इंक्रीज। बॉडी का जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, ओके, बीएमआर और मेटाबॉलिक फंक्शन इंक्रीज करता है, जिसके कारण वाटर का रिटेंशन होता है। और जबकि मेटाबॉलिक फंक्शन इंक्रीज करता है, ये हेल्प करता है किसमें, बॉडी का वेट गेन करने में हेल्प करता है। ओके, और क्या होता है एंडोक्राइन सिस्टम में, एंटीरियर और पिट्यूटरी का जो एंटीरियर लोब है वो एनलार्ज होता है और क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस करता है, जो कि लैक्टेशन के लिए ज़रूरी होता है। ओके, नेक्स्ट क्या होता है, द पोस्टेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी प्रोड्यूसेस ऑक्सीटोसिन। ठीक है, पिट्यूटरी का जो पोस्टेरियर लोब है वो क्या प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करता है, जो कि यूटेराइन कंट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूटेराइन चेंजेस क्या क्या होता है। तो जैसे कि मैंने बताया था, यूटेरस का एनलार्जमेंट होता है और उसका वेट इंक्रीज करता है, कितना, लगभग 60 ग्राम से लेके 1000 ग्राम तक इंक्रीज करता है। ओके, एक्सक्लूडिंग बेबी को बाद दे के, बेबी के साथ उस यूटेरस का वजन इतना नहीं बढ़ता, बेबी के अलावा
ओनली यूटेरस का वजन जो है वो 60 से 1000 ग्राम तक इंक्रीज करता है। और क्या होता है, साइज एंड नंबर्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर इंक्रीज। मैं बताया आपको कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो होते हैं वो हाइपरप्लासिया और हाइपोट्रोफी का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसीलिए हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनका साइज और नंबर भी इंक्रीज करने लगता है। उसके बाद इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑकर्स कितने दिन तक, लगभग जेस्टेशनल एज के 16 हफ्ते शुरू होते ही इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन देखने के लिए मिल जाते हैं यूटेरस में। ओके, उसके बाद देखेंगे हम सर्विक्स। हमको पता है सर्विक्स किस शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का है। तो सर्विक्स क्या होता है, उसका जो लेंथ है वो बिकम शॉर्टर, इलास्टिसिटी कैरेक्टर इंक्रीज करता है और डायमीटर भी इंक्रीज करता है। ठीक है, सर्विक्स शॉर्टर होता है, उसका जो लेंथ है वो धीरे धीरे थोड़ा सा घट जाता है मतलब परमानेंटली नहीं। ओके, टेम्पररीली उसका लेंथ थोड़ा सा छोटा हो जाता है और उसका डायमीटर और इलास्टिसिटी कैरेक्टर इंक्रीज करते हैं। देन चैडविक साइन दिखने लगता है। चैडविक साइन क्या है, चैडविक साइन है सर्विक्स का सफ्ट हो जाना, सफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स एंड वायोलेट डिस्कलरेशन। ठीक है, वायोलेट डिस्कलरेशन और सफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, उसको बोला जाता है चैडविक साइन। तो चैडविक साइन जो होते हैं वो जेस्टेशनल एज के लगभग 6 हफ्ते के बाद धीरे धीरे अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। और ये क्यों होता है, ड्यू टू इंक्रीज वास्कुलराइजेशन एंड एस्ट्रोजन लेवल। तो ये चैडविक साइन क्यों देखने लगते हैं, वास्कुलराइजेशन और एस्ट्रोजन लेवल का इंक्रीजमेंट जब होता है तब ये देखने लगते हैं चैडविक साइन। देन नेक्स्ट देखेंगे हम क्या, ओवारिज। ओवारिज क्या करता है, ओवारिज लगभग 6 से 7 हफ्ते तक ओवारिज प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करता है। ओके, और न्यू ओव्यूम का प्रोडक्शन और फॉलिकल्स का मैच्योर होना ब्लॉक हो जाता है ओवारी में। ठीक है, नया ओव्यूम का प्रोडक्शन बंद हो जाता है और जो फॉलिकल रहते हैं उसका मैचुरेशन प्रोसेस भी बंद हो जाता है। वेजाइना में क्या होता है, हाइपोट्रोफी एंड थिकनिंग ऑफ द वेजाइनल मसल्स ओकर्स। मैंने बताया एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल जब कि हाइपोट्रोफी और हाइपरप्लासिया का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उसके कारण क्या होता है, जो टिश्यू होते हैं उसमें नंबर और साइज इंक्रीज करने लगता है। इसी के कारण वेजाइनल मसल्स में थिकनिंग और हाइपोट्रोफी देखने के लिए मिल सकता है। दैट मीन्स वो साइज, मसल साइज इंक्रीज करता है। ठीक है, और एक सफ़ेद, ठीक और एसिडिक वेजाइनल सिक्रेशन भी देखने के लिए मिल सकता है। कहाँ से, वेजाइना से। उसके बाद ब्रेस्ट में क्या होता है, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज कर सकता है और ब्रेस्ट में भी टेंडर, ओके, उसमें हम अगर टेंडरनेस भी महसूस कर सकते हैं, टेंडरनेस भी ऑब्जर्व कर सकते हैं और ब्रेस्ट का साइज भी इंक्रीज करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देन नेपुल क्या होता है, नेपुल बिकम मोर प्रोनाउंस्ड एंड द एरियोला बिकम डार्कर इन कलर। नेपुल क्या होता है, थोड़ा सा आगे की तरफ ज़्यादा उभरने लगता है और एरियोला क्या होता है, डार्कर हो जाता है। एरियोला क्या है, नेपुल के जो सराउंडिंग एरिया में ओके ब्लैक कलर के हैं वो होते हैं एरियोला। ओके, वो थोड़ा सा और डार्क हो जाते हैं, मतलब ब्लैक हो जाते हैं। और क्या होता है, हाइपोट्रोफी ऑफ मोंटोगमेरिस फॉलिकल एंड कोलोस्ट्रम में बी लीक्ड फ्रॉम द ब्रेस्ट। मोंटोगमेरी फॉलिकल क्या होता है, ये समझ लीजिए, ये हो गया ब्रेस्ट। ओके, ये हो गया उसका निपल। तो इसमें जो डॉट डॉट होते हैं, ठीक है, वो होते हैं मोंटगोमेरी फॉलिकल। ओके, मोंटगोमेरी फॉलिकल्स, वो क्या होता है, हाइपोट्रोफी हो जाता है। दैट मीन्स वो मोंटगोमेरी फॉलिकल्स का साइज इंक्रीज करता है और निपल से कोलोस्ट्रम भी। नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे हम लोग मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिल सकता है। द लुम्बोसैक्रल कर्व इंक्रीज। ओके, लुम्बर वर्टिब्रा और सैक्रम जो कर्व होता है वो इंक्रीज करने लगता है कुछ इस तरीके से, ये पोर्शन ओके वो इंक्रीज करता है। नेक्स्ट एकिंग, नमनेस एंड वीकनेस में ओकर, ठीक है, पेन होना, नमनेस, वीकनेस वो फील हो सकता है। अम्बिलिकस फ्लैटेंस और प्रोट्रूड्स, अम्बिलिकस फ्लैटेंड और प्रोट्रूड्स वो क्या होते हैं, अम्बिलिकस जो होते हैं वो ऐसे बाहर होता है। मान लीजिए ये हो गया
एब्डोमेन। अम्बिलिकस जो होते हैं वो इस तरीके से थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं। आगे स्लाइड में पिक्चर है, मैं आपको दिखाऊंगा। स्किन में क्या क्या चेंजेस होते हैं। लिनिया नाइग्रा, लिनिया नाइग्रा क्या होता है, एक डार्क स्ट्रिक होता है, ठीक है, डार्क लाइन होता है जो कि मिड लाइन ऑफ एब्डोमेन से नीचे की तरफ आने लगता है। ओके, उसको बोला जाता है लिनिया नाइग्रा। ये प्रेगनेंसी में देखा जाता है। कोलाज्मा जो कि मास्क ऑफ प्रेगनेंसी बोला जाता है कोलाज्मा को। ओके, ये ब्लोची ब्राउनिश हाइपर पिगमेंटेशन ओवर द फोरहेड, चिक्स एंड नोज। ये जो कोलाज्मा है ये किस में देखने के लिए मिल सकता है, कौन कौन सी लोकेशन में, फोरहेड, चिक्स एंड नोज। और स्ट्राइग्राविडरम, स्ट्राइग्राविडरम कहाँ देखने के लिए मिल सकता है, ये एक रेडिश पर्पल स्ट्रेच मार्क है जो कि एब्डोमेन, ब्रेस्ट, थाइज एंड अपर आर्म में देखने के लिए मिल सकते हैं। ऐसे लाइन लाइन रेड रेड रेडिश कलर के लाइन ऐसे एब्डोमेन, थाइज और अपर आर्म इसमें देखने के लिए मिल सकते हैं। ओके, वास्कुलर स्पाइडर ने भी मे बी सीन ऑन द नेक, चेस्ट, फेस, आर्म एंड लेग्स। वास्कुलर स्पाइडर ने भी क्या, स्पाइडर एंजिनोमा जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। आप लोग अगर एमएसएन का क्लासेस देख रहे होंगे तो उसमें है, आप लोग देख लीजिएगा। जो हमारा लिवर सिरोसिस है उसमें हम लोग विस्तार से बताए हुए हैं कि स्पाइडर एंजिनोमा क्या होता है। स्पाइडर एंजिनोमा मतलब जो हमारा वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स, वो स्किन के ऊपर से ही नोटिस किया जा सकता है, कुछ इस तरीके से, मतलब चारों तरफ ऐसे बिछाया हुआ, जैसे स्पाइडर का नेट होता है वैसे ही जो ब्लड वेसल्स हैं वो स्पाइडर नेट की तरह इधर उधर बिखरे हुए नज़र आ सकते हैं स्किन के ऊपर से भी, उसको बोला जाता है वास्कुलर स्पाइडर ने भी। ओके, मे बी सीन ऑन द नेक, चेस्ट, फेस, आर्म एंड लेग्स। ओके, लोग डिस्कशन करेंगे। ये देखिए, ये हो गया हमारा कौन सा चीज़, स्ट्राइग्राविडरम। मैं आपको बताया था पर्पल, रेडिश पर्पल कलर का जो लाइन है, ये देखिए, ठीक है, ऐसा दिखता है स्ट्राइग्राविडरम। नेक्स्ट ये होता है हमारा लिनिया नाइग्रा, ठीक है। ये जो हम बता रहे थे मिड एब्डोमेन से लेके नीचे की तरफ ये एक लाइन आता है ऐसे, और प्रोट्रूड होता है क्या, अम्बिलिकस प्रोट्रूड हुआ है। देन ये आ गया हमारा कोलाज्मा, देख रहे हैं ये औरत के मुंह में है ना, ये सब ये जो मार्क्स हैं ये होता है क्लोआज्मा, जो जिसको कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, मास्क ऑफ प्रेगनेंसी बोल सकते हैं। ओके, ये जब प्रेगनेंसी का टाइम आता है तब ये धीरे धीरे अपीयर होते हैं। ओके, ये ऐसा क्यों होता है, क्लोआज्मा क्यों अपीयर होते हैं, क्योंकि मेलानोसाइट एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल इंक्रीज करता है, इसलिए मेलानोसाइट्स भी इंक्रीज करते हैं। और जब मेलानोसाइट इंक्रीज करते हैं, मेलानोसाइट का काम है कि वो स्किन को थोड़ा सा डार्कन बनाएगा। ओके, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।